वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 27 सितंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल आयुष्मान भारत योजना के बारे में है। आप इसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कह सकते हैं। ये कोई लेटेस्ट स्कीम नहीं है, काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ में है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना रही है। 2018 में इसे लॉन्च किया गया था, उसके बाद से काफ़ी पॉपुलर हुई। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो सेंट्रल सेक्टर में आते हैं, मतलब उन कंपोनेंट्स पे सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, नहीं तो राज्यों को भी अपना हिस्सा देना पड़ता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 5 लाख पर फैमिली पर एनम का इंश्योरेंस देने की बात की गई है सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। ध्यान दीजिएगा कि ये इंश्योरेंस पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के हॉस्पिटल्स के लिए होगा। ये पूरा मामला न्यूज़ में इसलिए आया है बिकॉज इस योजना ने अपने 3 साल पूरे किए हैं, तो ये न्यूज़ में हाईलाइट हुआ, तो हम इसे डिस्कस भी कर रहे हैं। उम्मीदतन 10.74 करोड़ फैमिलीज इसमें कवर होंगी जो वल्नरेबल हैं, जो अपने हेल्थ केयर को बियर करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। लगभग 50 करोड़ बेनिफिशियरी होंगे अगर हम पर फैमिली 5 मेंबर एज एवरेज ले तो। कैशलेस एक्सेस दिया जाएगा। उन्हें हॉस्पिटल में जाना है, एक आयुष्मान भारत का कार्ड बनता है, उसका इस्तेमाल करके वो अपना हेल्थ केयर अवेल कर सकते हैं। नोडल एजेंसी है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो पूरे देश में इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम कर रहे हैं। फैमिली का साइज, एज या जेंडर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जिस दिन ये योजना लागू हुई उसके पहले अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी, कोई बीमारी थी, तो वो भी इसमें कवर्ड हुई। इसमें 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, जिसमें डायग्नोस्टिक और मेडिसिन सब कवर होते हैं, इसका खर्च बियर किया जाता है। कई बार ऑपरेशन के पहले कुछ दिनों तक चेकअप होता है, केयर में रखा जाता है, फिर ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, तो वो अगर पहले भी 3 दिन से रखा गया है हॉस्पिटल में तो भी कवर होगा और पूरे देश में कहीं भी इसका लाभ लिया जा सकता है। 1393 मतलब 1393 प्रोसीजर्स कवर किए गए हैं। केवल दवाओं तक इस स्कीम को लिमिट नहीं किया गया, रेदर डायग्नोस्टिक सर्विसेज, फिजिशियन की फीस, रूम चार्जेस, सर्जन के चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू के चार्जेस सब कवर्ड हैं। जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं उन्हें ये फंड दिए जाते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल स्मॉलेस्ट मैन मेड फ्लाइंग स्ट्रक्चर के बारे में है, मतलब उड़ने वाली अभी तक की बनाई गई सबसे छोटी चीज। इसे किसने बनाया? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने इसे बनाया है, जो कि यूएस में सिचुएटेड है, एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है। इन्होंने एक्चुअली में एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप बनाया है। आप इसे माइक्रोफ्लायर भी कह लीजिए बिकॉज ये उड़ेगा, उड़ने की क्षमता रखता है। इंसान के द्वारा बनाई जाने वाली कोई भी ऐसी चीज जो उड़ सकती है उनमें ये सबसे छोटी है। उसकी आकृति कुछ ऐसी है। अब ये कोई इसके अंदर कोई मोटर नहीं है, कोई इंजन नहीं है। अगर ये छोटा है तो कितना छोटा है? आप रेत उठा लीजिए, उसका जो एक ग्रेन होता है छोटा सा, ये उस साइज का है। ये हवा में उड़ेगा कैसे अगर कोई मोटर इंजन नहीं है? तो सिंपली ये हवा में हवा के सहारे ही उड़ेगा। जैसे मैपल ट्री होते हैं, उनके बीज होते हैं, जैसे मैपल ट्री देखिए ऐसे पेड़ होते हैं और इनके बीजों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो इसमें देखिए 2 विंग्स होती हैं, यहां पे बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर को कॉपी किया गया है और 3 विंग्स जोड़ दी गई हैं। ये जो इसका स्ट्रक्चर है मैपल ट्री का, इसकी वजह से जब इसके सीड्स गिरते हैं, इस सीड का जो स्ट्रक्चर है, तो ये बहुत धीमे धीमे गिरते हैं। तो इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करके इसे और लाइट वेट किया गया, इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और मॉडिफाई करके ऐसा बनाया गया कि ये और देरी से गिरे। अगर इसे हवा का सहारा मिल जाए तो ये काफी लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करता रहे। अब देखिए इसका फायदा क्या होगा। देखिए ये हवा के सहारे उड़ता रहेगा बिल्कुल वैसे ही जैसे मैपल ट्री के सीड्स उड़ते हैं। ये स्पिन करेगा हेलीकॉप्टर की तरह और धीमे धीमे ग्राउंड पर आएगा। अब इसका फायदा क्या है? देखिए डिजाइन कुछ इसी तरीके से तैयार किया गया है, मैपल ट्री को स्टडी करके, जो बात अभी हम कर रहे थे, और उसी के मूवमेंट को कॉपी करके, बिहेवियर को कॉपी करके इस ऑब्जेक्ट को तैयार किया गया। ऑब्जेक्टिव यही था कि ये लंबे समय तक हवा में रुके। अलग अलग तरीके के माइक्रो
फ्लायर्स डिजाइन किए गए हैं। उनमें जो सबसे बढ़िया है वो ये 3 विंग्स वाला है जो हमने इमेज में देखा। क्यों बनाया गया इसे? इसके बनाने का एक बढ़िया सा उद्देश्य तो ये है कि हम इसमें कुछ टेक्नोलॉजी इनबिल्ट करेंगे, जैसे कि अल्ट्रा मिनिएचराइज्ड टेक्नोलॉजी होगी, वो उसमें सेंसर्स लगा सकते हैं, पावर सोर्स लगा सकते हैं, एंटीना लगा सकते हैं, कोई स्टोरेज डेटा मेमोरी भी लगा सकते हैं। और जब हम इसे एटमॉस्फेयर में छोड़ेंगे और जितने समय ये एटमॉस्फेयर में रहेगा, ये एयर पोल्यूशन और एयरबॉर्न डिसीज के जो भी कंपोनेंट्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें स्टडी कर लेगा। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है तो ये लंबे समय तक स्टे कर पाएगा और हमें ये सारी जानकारियां दे देगा। तो एक अच्छा सा रिसर्च प्रोडक्ट तैयार किया गया है इन दिस फॉर्म। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मेडिकल डिवाइस पार्क स्कीम के बारे में है। आत्मनिर्भर भारत की बात हम अक्सर करते रहते हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने हाल ही में क्रिएट किया है एक स्कीम को, प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क्स, ताकि मेडिकल डिवाइस की इंडस्ट्री को इंडिया में और डेवलप किया जा सके। इसके लिए सरकार ने प्लान बनाया है कि वो 400 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। मतलब ये है टोटल फाइनेंशियल आउटले। अब देखिए, इंडिया में मेडिकल डिवाइसेस काफी महंगे होते हैं बिकॉज ज्यादातर हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हमने देखा कि जब कोविड की सिचुएशन आई तो मेडिकल डिवाइसेस की बहुत ज्यादा कमी पड़ी। हम नहीं चाहते कि ऐसा दोबारा हो, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में की जाए। अब ये पार्क ऐसा नहीं है कि वहां पे फूल पौधे लगा दिए जाएंगे, सब जाके देखें, उन्हें बहुत अच्छा लगे, ये उद्देश्य नहीं होता। जब भी किसी इंडस्ट्रियल पार्क की हम बात करते हैं तो वो एक ऐसी लोकेशन होती है जहां पर सरकार कुछ बेसिक कॉमन फैसिलिटीज डेवलप करती है, जैसे कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल, वाटर फैसिलिटी, ये सब बेसिक तौर पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर हम मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मेडिकल डिवाइस को टेस्ट करने के लिए जो लैब्स बनते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो सरकार ऐसी लैब्स भी यहाँ पर बना देगी। उसके लिए जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपना जो भी रेंट वेंट है वो दे के अपने डिवाइसेस टेस्ट करें। तो वो बेसिक कॉमन फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड करवा देगी, जिसके बाद मेडिकल डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करना आसान हो और सभी जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वहां पर अपना जो भी उनका विंग है उसे इंस्टॉल करें, लगाएं और मैन्युफैक्चरिंग करें। तो एक यूनिक ब्लेंड होता है अगर आप मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंजीनियरिंग और मेडिसिन का, क्योंकि हम ऐसे डिवाइसेस तैयार करते हैं, मशीन्स तैयार करते हैं जो एक इंसान को जिंदा रखे, उसे ट्रीट करे, उसे कोई दिक्कत ना हो। तो स्टैंडर्ड टेस्टिंग की इजी एक्सेस होगी इस प्रकार के पार्क में, और बेसिक इंफ्रा फैसिलिटीज जो वर्ल्ड क्लास लेवल की होंगी उन्हें यहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन की कॉस्ट इससे कम होगी। हमारे यहाँ जो मेडिकल डिवाइसेस होंगी वो अफोर्डेबल होंगी और उनकी अवेलेबिलिटी बेहतरीन होगी। टेन्योर इसका 2020-21 से 24-25 है। जो भी एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा उसका जो भी खर्चा आएगा कॉमन इंफ्रा फैसिलिटीज को डेवलप करने में, एक पार्क के लिए 70% जो भी खर्चा आएगा वो इस स्कीम में से दे दिया जाएगा। नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स के लिए यह खर्च 90% रखा गया है। एक मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए ही खर्च किए जा सकते हैं। कुछ राज्यों को चुना गया है ऐसे पार्क्स के लिए, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है। 2000 हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गोवा कैशियो फेनी के बारे में है। फेनी एक प्रकार की वाइन होती है, एक प्रकार की शराब होती है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये कैशू यानी कि काजू के फ्रूट से बनाई जाती है, उसकी बेरी से, और गोवा में बनाई जाती है, तो गोवा कैशू फेनी नाम दे दिया गया। इस संबंध में एक पॉलिसी आई है, गोवा गवर्नमेंट्स फेनी पॉलिसी 2021। मैं आपको बता दूं कि गोवा की जो कैशू फेनी है इसे सन 2000 में ही ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे दिया गया था, और इस प्रकार की पॉलिसी लेकर आने का उद्देश्य यह है कि हम इसे इंटरनेशनल लेवल के लिकर का दर्जा दे सकें, जैसे कि मैक्सिको का टकीला, जापानीज शेक और रशिया का वोडका। यह पहला लिकर प्रोडक्ट है इंडिया का जिसे हेरिटेज ड्रिंक का स्टेटस दिया गया था और सन 2000 में जीआई टैग। वैसे देखिए, जो फेनी है वो गोवा में केवल कैशू से नहीं बनती बल्कि कोकोनट से भी बनती है, लेकिन जीआई टैग केवल कैशू फेनी को ही दिया गया है। जो कैशू के फ्रूट्स होते हैं वो काफी ज्यादा गोवा की आइडेंटिटी से, इथोस से जुड़े हुए हैं। तो जो उसका कैश्यू नट होता है उसे तो अलग कर लेते हैं उसकी बेरी से, उसमें से काजू निकाल लेते हैं, और ऊपर जो उसकी बेरी होती है जो पकती है और अपने पेड़ से खुद से ही गिरती है, उसी को क्रश करके ये फेनी यानी कि ये शराब बनाई जाती है। इसकी पहली मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है कि सन 1600 में की गई थी, जब पुर्तगीज ब्राजील से इंडिया में कैश्यू के प्लांट लेकर आए। वर्तमान में गोवा में 26 वैरायटी ऑफ फेनी तैयार की जाती है। ये वहां के कल्चरल ट्रेडिशन, क्यूजीन यानी कि भोजन और मेडिसिनल वैल्यू के साथ जुड़ा हुआ है। जीआई टैग की बात करें
तो ये किसी भी सामान को उसके विशेष कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एक आइडेंटिटी देता है जो किसी पार्टिकुलर ज्योग्राफी में ही होते हैं। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे ही मैन्युफैक्चर की जाती है, उसे जीआई टैग दे देते हैं। उद्देश्य ये होता है कि इस जगह बनने वाली या मिलने वाली ये चीज स्पेशल है, इसके पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, इससे उसका मार्केट बढ़ता है, लोग उसकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इस संबंध में एक कानून है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के लिए रजिस्ट्रार होते हैं, वो इसे एडमिनिस्टर करते हैं। एक बार अगर जीआई टैग मिला है तो ये 10 सालों तक रहता है, उसके बाद इसे फर्दर 10 साल के लिए एक्सटेंड करवाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 के बारे में है। यूएन गवर्नमेंट ने अभी इन रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है। अब देखिए पेटेंट का मतलब क्या होता है। पेटेंट इज अ काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका मकान, आपकी जमीन। एक होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कोई व्यक्ति अपने इंटेलेक्ट से तैयार करता है। आपने कोई मशीनरी बनाई है नई, कोई नया मैकेनिज्म डेवलप किया है, कोई नया इनोवेशन किया है, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है। यू कैन नॉट टच दैट। लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई चोरी ना कर ले, उसका फायदा कोई और ना उठा ले, इसलिए उस पर पेटेंट दिया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे और लोग इनोवेशन को लेकर इंसेंटिवाइज हो। मतलब आप इनोवेट करेंगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो प्रोडक्ट आपका होगा। लेकिन पेटेंट फाइल करने का खर्चा बहुत ज्यादा हुआ करता था, इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रिसर्च होती थी उसके लिए वो पेटेंट फाइल करते नहीं थे। उन्हें लगता था पता नहीं पेटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने पैसे खर्च अलग से हो जाएंगे। सरकार ने अभी इस हर्डल को कम करने के लिए ये कहा कि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पेटेंट की जो फीस देनी है वो अब 80% कम लगेगी। इससे फायदा होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं एटलीस्ट वो उसके पेटेंट का प्रयास करेंगे, फीस ज्यादा नहीं होगी। ये जो पेटेंट फी है इसे कम करने के लिए पेटेंट रूल 2003 में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता पड़ी है। देखिए पहले ये 80% फी रिड्यूस की गई थी केवल ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए जो गवर्नमेंट फंडेड है। अभी इसे हर प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड कर दिया गया है। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट बात की गई है कि हम और जल्दी पेटेंट दें। लाइक आपने पेटेंट फाइल कर दिया और आपको लंबे समय तक पेटेंट मिला ही नहीं, तो फिर आपको लगता है क्या ही मतलब है जबरदस्ती इतने लंबे प्रोसेस में जाने का। तो फास्टेस्ट ग्रांटेड पेटेंट का एक मैकेनिज्म होता है। इसमें यह कोशिश की जाती है कि 41 डेज के भीतर पेटेंट दे दिया जाए। इन जनरल पेटेंट जो होता है वो 180 दिनों में यानी कि 6 महीनों में दिया जाता है, और कई बार तो इससे भी ज्यादा समय लग जाता है। लेकिन जो बहुत तेजी से पेटेंट दिया जाता है वो 41 दिनों के भीतर दे दिया जाता है। शुरू में यह मैकेनिज्म लाया गया था स्टार्टअप के लिए, ताकि स्टार्टअप को अगर आप उनके इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए तुरंत पेटेंट देंगे तो वो और ज्यादा इनोवेशन करेंगे। अभी इसे 8 और कैटेगरीज के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसे कि किसी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज ने अगर कोई इनोवेशन किया है तो उन्हें 41 दिन के भीतर पेटेंट मिलेगा। फीमेल एप्लीकेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशंस जिन्हें सेंट्रल, प्रोविंशियल या स्टेट एक्ट के द्वारा बनाया गया है, गवर्नमेंट कंपनी, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो पूरी तरीके से या फिर उसके एक हिस्से के रूप में गवर्नमेंट द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं, या फिर पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे, ये एक प्रोग्राम था जिसमें जल्दी पेटेंट देने का प्लान तैयार किया गया था। उसमें जो भी मैकेनिज्म आता है उसमें पेटेंट 41 डेज के भीतर दिया जाएगा। अब पेटेंट क्या होता है, देखिए वो बातें यहाँ पे हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करता है ताकि इनोवेशन को बढ़ावा मिले। पेटेंट आप किसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लिए ले सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए मतलब ये है कि अगर आप किसी भी चीज के लिए, किसी प्रोडक्ट के लिए या प्रोसेस के लिए पेटेंट लेना चाहते हैं तो उसकी जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है उसे आपको पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा। आपको पेटेंट मिल जाएगा, वो इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी, कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, वो आपका होगा, बट वो पब्लिक डोमेन में जाएगी। कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है, जैसे आपका जो इनोवेशन है वो डिस्ट्रक्टिव ना हो, वो अच्छा हो, अच्छी उद्देश्य से बनाया गया हो, उसमें कुछ इन्वेंटिव स्टेप हो, कुछ नया हो, और उसे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किया जा सकता हो। एक बार पेटेंट मिलता है तो 20 सालों तक वो एप्लीकेबल रहता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चैंगी 5 प्रोब के बारे में है। चैंगी 5 लूनर मिशन चाइना का मिशन है। ये धरती पर 2 केजी चांद की मिट्टी और पत्थर के टुकड़े लेकर आया था। ये कोई अभी की बात नहीं है, ये चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मिशन था। 23 नवंबर 2020 को गया था और 16 दिसंबर 2020 को वापस भी आ गया था 2 केजी मिट्टी और पत्थर के टुकड़े लेकर। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी उसकी एक जो प्राइमरी स्टडी हुई उसका डेटा निकल के आया। ये एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट था जिसने वहां पर मिट्टी के सैंपल कलेक्ट किए और साइंटिफिक स्टडी के लिए वो धरती पर लेकर आया। चाइना ने ऐसा पहली बार किया कि वो कुछ चांद के जो डस्ट वगैरह है, मिट्टी वगैरह है, वो धरती पर वापस लेकर आया।
ध्यान दीजिएगा कि ये मिट्टी चांद के फार साइड से आई है, मतलब वो हिस्सा जिस पर अभी तक अमेरिका या सोवियत मिशन नहीं गए हैं, जो पिछले 50 सालों में गए थे, वो नहीं गए वहां कभी भी। इसलिए यहां से जो सैंपल्स आए हैं वो थोड़े से अलग हैं। यद्यपि जो लेटेस्ट फाइंडिंग आई है इस मटेरियल की वो ये है कि 90% जो मटेरियल है जो चैंग 5 से आया, वो जहां पर ये प्रोब गया था उसके आसपास के रीजन से ही लाया गया था। इसे उन्होंने नाम दिया है मेयर बेसाल्ट। जो भी मिट्टी के टुकड़े या पत्थर के टुकड़े आए हैं ये वॉल्केनिक रॉक्स हैं। चांद पर एक समय में वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ करती थी, हालांकि वो एक्टिविटीज अब खत्म हो गई हैं। वहां कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी भी राइट नाउ तो नहीं है, बट एक समय में थी वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो वो रॉक्स वॉल्केनिक है जो डार्कर ग्रे हैं, जो मून के हिस्सों पर फैली हुई है। 90% तो वही है जो हमें नियर साइड में दिखता है, वही फार साइड में भी मिला। लेकिन 10% जो फ्रेगमेंट हमें मिले हैं वो काफी अलग हैं। उनमें कुछ एक्सोटिक केमिकल कंपोजिशंस मिल रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में इस पर और रिसर्च होगी और जानकारी निकल कर आएगी। रिवीजन के लिए स्टेटमेंट है, पॉज करिए, जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। हो गया काम, तो अब हम इसका जवाब देख लेते हैं। आयुष्मान भारत 10 लाख पर फैमिली का कवरेज देगा, काइंड ऑफ इंश्योरेंस। सेकेंडरी और टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए गलत है, इट्स फॉर 5 लाख। मेडिकल डिवाइस पाक स्कीम, इसका टेन्योर 2020-21 से 24-25 है, सही है। चैंग 5 प्रोब, ये मार्स के लिए स्पेसक्राफ्ट है, नहीं चांद के लिए है, तो ये भी गलत हो गया। और गोवा कैशियोफिन, ये सही है। फर्स्ट लिकर प्रोडक्ट है जिसको हेरिटेज ड्रिंक का स्टेटस मिला इंडिया में। सेशन की पीडीएफ ओनली आज के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का सेशन यहाँ पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।